अच्छा, इनसिया आपने चेक किया? नहीं सर, चेक तो नहीं किया है। अच्छा, टिशा आपने भी नहीं किया? नहीं क्या सर? चलिए, चलो ठीक है, अपन सेकेंड टर्म का पोर्शन शुरू करते हैं। वैसे तो सेकेंड टर्म में अगर पहले चैप्टर की हम बात करें तो दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, but today we'll not start electromagnetic waves, rather we'll start ray optics. First we'll discuss ray optics, then we'll discuss wave optics. ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट द एंड हम बात करेंगे, एंड देन वी विल बी हैविंग मॉडर्न फिजिक्स। तो सेकेंड पार्ट में यही दो मेन चैप्टर्स हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। मतलब मेन चैप्टर्स कहने का मतलब है कि ये ऐसे चैप्टर्स हैं विच विल टेक टाइम। अदरवाइज इसके बाद जो भी चैप्टर्स हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बाद, तो वो सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो इतने ज्यादा समय हमें नहीं लगेगा, तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम लगना चाहिए। आई थिंक almost 2 months, before 2 months we'll be able to cover your second term syllabus। ठीक है, चलिए तो सर रे ऑप्टिक्स हम शुरू करते हैं। रे ऑप्टिक्स चैप्टर का नाम लिखिए, रे ऑप्टिक्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक ही बात है, तो इसको आप रे ऑप्टिक्स भी कह सकते हो, इसी को आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कह सकते हो। अब देखो सर, रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो भी कह लो आप, इसमें सबसे पहला जो हम बात करेंगे, डिस्कशन है, वो रिफ्लेक्शन का है। रिफ्लेक्शन के कुछ केसेस को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, देन विल बी डिस्कसिंग रिफ्रैक्शन मोर इन डिटेल्स देन दैट ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब 12th के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर नीट सिलेबस एज वेल एज जेई सिलेबस में भी रिफ्लेक्शन है, बट 12th के पार्ट में बहुत ज्यादा नहीं है। मगर फिर भी बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट आई गेस, तो थोड़ा तो हम अपने उस लेवल पे ही बात रखेंगे अपनी, हम सिर्फ 12th पे ही खत्म नहीं करेंगे, हम तो थोड़ा सा उसके ऊपर चलेंगे। तो देखिए सर, रिफ्लेक्शन बहुत बेसिक सा आइडिया अगर हम डिस्कस करें रिफ्लेक्शन का, तो हमें मालूम है कि अगर मान लो कि सर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता क्या है, तो अगर मान लो कि सर हमने ये कोई सरफेस ले लिया, स्पेशली टेक इट एज मिरर, अगर हमने यहाँ पर कोई मिरर ले लिया और वी से दैट के लाइट रे कम्स फ्रॉम सम सोर्स एंड स्ट्राइक्स दिस सरफेस, किसी सोर्स से लाइट की रे आ रही है, लाइट आ रही है, ऐसे आई और ऐसे स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पे। तो इन टर्म्स ऑफ रे अगर हम बात करें, तो जब मतलब ऑप्टिक्स का वो पार्ट जिसको हम इन टर्म्स ऑफ रे बात करते हैं, जिसमें हम इन टर्म्स ऑफ रे डिस्कशन करते हैं, उसी को हम रे ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। तो मान लीजिए कि लाइट रे यहाँ से आई और लाइट रे यहाँ के सरफेस पे टकराई, तो टकराने के बाद क्या करती है, इट गोज टुवर्ड्स द, आफ्टर striking the surface it returns back towards the source from, या towards the direction of the source from which it was coming। ऐसा नहीं कि मतलब टकराने के बाद एकदम सोर्स में ही चली जाएगी, टकराने के बाद it will return towards the direction from which it was coming। मतलब अगर इस ऊपर से आ रही थी लाइट, तो टकराने के बाद ऊपर ही चली गई, तो दिस फिनोमेना इज बेसिकली कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन से रे आ रही थी, टकराने के बाद अगर उधर ही चली जाए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में ये जो रे आई है, आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं बेटे, इंसिडेंट रे। दिस इज सिंपली इंसिडेंट रे, ये सब पढ़ा भी होगा आपने 10th में। दिस रे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रे दैट वी गेट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। तो वी आर हैविंग टू रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो हमने ब्लू वाली लाइन हमने बनाया है डॉटेड, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब वो पॉइंट पे, मतलब सरफेस पे हमने क्या लिया, एक परपेंडिकुलर लाइन ली है, एक लाइन ली है हमने विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जहां पे लाइट रे इज स्ट्राइकिंग द सरफेस। उस पॉइंट पे जो हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज नॉर्मल। तो ये नॉर्मल कोई रे नहीं है, इट इज जस्ट अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस वाले एंगल को हम कहते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बेसिकली द एंगल बिटवीन the incident ray and the normal, and similarly this angle is called as angle of reflection, which is between the normal and the reflected ray। मतलब दो एंगल हमें मिलता है, एक इंसिडेंट रे और दूसरा कौन सा रे है सर, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे वो रे है जो नॉर्मल और सॉरी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है विच फॉर्म्स बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल है विच फॉर्म्स बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल।
तो अब इससे रिलेटेड हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है विच सेज कि ये जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू ईच अदर। मतलब किसी भी सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होगा। इसका मतलब है कि जितने एंगल पे लाइट रे आके इंसिडेंट हुई है विद द नॉर्मल, एट द सेम एंगल द लाइट रे विल बी रिफ्लेक्टेड टू विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, चाहे सरफेस जैसा भी हो, आइदर इट बी प्लेन सरफेस और इट बी अ कर्व्ड सरफेस, चाहे सरफेस जैसा भी हो, उस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है सर कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ऑल ऑफ दीज लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, reflected ray and normal all lies in the same plane। ठीक है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक्स वाई प्लेन में अगर है तो ये एक्स वाई प्लेन में ही लाई करेंगे। अगर ये वाई जेड प्लेन होता तो ये वाई जेड प्लेन में लाई करता। अगर ये एक्स जेड प्लेन होता तो एक्स जेड प्लेन में लाई करता। मतलब प्लेन ऑफ दिस रेज एंड द नॉर्मल विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स लिख लिए, तो आगे बढ़ते हैं इसी पे फर्दर। डन सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये वाला तो हम बचपन से जानते थे, बस हमने उसको रिपीट किया है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो बेटा ये रे रिफ्लेक्ट नहीं होती फ्रॉम दिस सरफेस, तो दिस रे वुड हैव गॉन लाइक दिस। मतलब इसका जो पाथ होता वो बिल्कुल इस तरह से होता, ये रे ऐसे जाती। लेकिन रे रिफ्लेक्ट हुई है, तो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इट हैज द पाथ इज बेंड बाय सम एंगल। मतलब अगर रे सीधा जाती तो ऐसे जाती, अगर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता तो सीधा ऐसे जाती, है ना, जो ये मैंने ब्लैक लाइन से फर्दर आगे एक्सटेंड करके शो किया है आपको। बट यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका रास्ता बेंड हो गया, इसका ये कुछ बेंड हो गया। इसको हम कह सकते हैं द एंगल थ्रू विच दिस पाथ हैज बेंड, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ये वाला जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल ऑफ डिविएशन? तो अगर आप इस एंगल ऑफ डिविएशन को देखो डेल्टा को, तो डेल्टा को आप या तो ये कह सकते हो कि ये एंगल ऑफ डिविएशन, ये अच्छा ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो ये दिस होल ऑफ दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। दिख रहा है आप लोगों को? ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगा। अगर आप इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दें तो ये पूरा का पूरा इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180। यहाँ पर अगर आप एंगल ऑब्जर्व करें तो दिस विल बी इक्वल टू आइदर, आप आई और आर इक्वल है तो या तो आप इसको 2i कह सकते हो या इसको 2r कह सकते हो। इसका मतलब है डिविएशन का एंगल कितना होगा, तो दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू 180 व्हिच इज आल्सो रिटन एज पाई, पाई माइनस ऑफ 2i कह लीजिए, या आप इस डिविएशन को क्या कह लीजिए, पाई माइनस ऑफ 2r कह लीजिए। दोनों का एक ही मतलब है ना। तो जब भी रे रिफ्लेक्ट होगी तो इट विल गेट डिविएटेड बाय एन एंगल ऑफ पाई माइनस ऑफ 2r, या यू कैन क्लेम एज पाई माइनस ऑफ 2i। पाई माइनस ऑफ 2r और पाई माइनस ऑफ 2i, इससे आपकी जो रे है दैट विल गेट डिविएटेड। ठीक है सर, राइट दिस एंगल ऑफ डिविएशन। Done, sir. वेरी गुड। चलो इस पे और कुछ कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा एंगल ऑफ डिविएशन। और एंगल ऑफ डिविएशन हमें समझ में आता है कि दिस विल बी इक्वल टू पाई माइनस ऑफ 2i, दिस विल बी माय एंगल ऑफ डिविएशन। अब फर्दर और अगर बात करें तो फर्दर और क्या क्या पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट जिसपे हम फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि सर अगर ये मान लीजिए कि हम मिरर ले लें, दिस इज माय मिरर एम डैश, और इस मिरर पे हमने लाइट रे इंसिडेंट करा दिया फ्रॉम हेयर।
लेट अस से लाइट रेज इंसिडेंट फ्रॉम हियर, तो जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हुआ है उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी होगा, ये हम जानते हैं। लेट दैट बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। अब इस केस में यहां से लाइट आ रही थी, तो लेट मी अज्यूम दिस एज माय सोर्स। इस सोर्स से हमारी लाइट आ रही थी, और ये सोर्स से लाइट आने के बाद इट गॉट रिफ्लेक्टेड, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। ठीक है सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। अब मेरा पॉइंट यहाँ पर सर ये है कि अगर मान लो कि मैं कीपिंग द सरफेस ऑन विच द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस, मतलब कीपिंग द मिरर फिक्स्ड, अगर मिरर को फिक्स रखूं मैं, एंड आई जस्ट रोटेट द एंगल ऑफ, मतलब आई जस्ट रोटेट द सोर्स बाय एन एंगल ऑफ थीटा। मिरर को मैंने फिक्स रखा हुआ है, इस बात को सुनिएगा, मिरर को मैंने फिक्स रखा हुआ है, आई हैव केप्ट द मिरर फिक्स्ड एंड आई एम रोटेटिंग द सोर्स बाय एन एंगल ऑफ थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप सबको समझ में आ रहा है? मैंने सोर्स को कितने एंगल से रोटेट कर दिया है? आई हैव रोटेटेड द सोर्स बाय एन एंगल ऑफ थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मुझे एक बात बताइए कि आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर आपने सोर्स को रोटेट कर दिया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, दिस मींस दैट कि आपका जो इंसिडेंट रे है दैट हैज आल्सो रोटेटेड बाय द सेम एंगल ऑफ थीटा। एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, ये sir. बात तो Yes, सबको समझ में sir. आ रहा है कि सोर्स को अगर हमने थीटा से रोटेट कर दिया तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस विल आल्सो रोटेट बाय थीटा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा थीटा से रोटेट हो गया, तो मुझे बताओ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ क्या होगा? विल इट रिमेन सेम और इट विल आल्सो गेट रोटेटेड बाय द सेम एंगल? व्हाट विल हैपन? कैन एनीबॉडी गेस? So It वो भी will रोटेट हो also जाएगा get थीटा से, भी होएगा rotate. किस rotate किस डायरेक्शन में होगा बेटे? क्लॉकवाइज। वेरी क्लॉकवाइज। गुड, वेरी गुड। ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है दैट विल आल्सो गेट रोटेटेड बाय द सेम एंगल ऑफ थीटा बट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन में आपने सोर्स को रोटेट किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट होगा। उसका रीजन क्या है सर? उसका रीजन ऑब्वियस है कि देखो, अगर हमने इसको रोटेट कर दिया तो नॉर्मल तो यही है अभी भी, बिकॉज वी हैवंट रोटेटेड द सोर्स। तो चूंकि हमने सोर्स को रोटेट नहीं किया तो नॉर्मल तो हमारा यही है। तो नॉर्मल अगर हमारा यही है अभी भी, तो इसका मतलब है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब कितना हो गया है? तो दिस हैज बिकम द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच इज आई प्लस ऑफ थीटा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए? तो दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू r प्लस ऑफ थीटा। तो इसीलिए आप जब इसको रोटेट करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा बाय द सेम वैल्यू बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि the angle through which the reflected ray is rotated is same as the angle through which the incident is rotated, but in the opposite direction. I repeat, angle through which the reflected ray is rotated will be same as that of the angle through which the incident ray is rotated, but in the opposite direction. तो मैं ये कह सकता हूँ माइनस ऑफ थीटा। माइनस क्या है सर? माइनस क्यों है सर? माइनस सिर्फ इसलिए है सर, माइनस सिर्फ इसलिए कि ताकि आपको ये बात समझाई जा सके कि माइनस यहाँ पर सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके ये दोनों की जो डायरेक्शन होगी दैट डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, दैट डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। ठीक है, और इसको अगर आप एक बार डिफरेंशिएट कर दो, मान लो कि डी थीटा आर बाई डी टी कर दो, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ डी थीटा आई बाई डी टी हो जाएगा। द रेट एट विच द एंगल इज रोटेटेड, इस रेट को हम, आपने कभी पढ़ा होगा क्लास 11th में, d theta by dt can also be called as angular velocity। जिस रेट से आपने इसको रोटेट करा है उसको हम क्या कह सकते हैं? तो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी विथ विच द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटिंग will be equal and opposite to the angular velocity with which the incident ray is rotating। और इसको अगर आप एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, आप लिख दो d ओमेगा r by dt, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ओमेगा आई बाई डी टी। तो आप ये कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है कि हम इस कहानी को क्या कह सकते हैं? इस कहानी को हम कह सकते हैं angular acceleration of the reflected ray will be exactly equal and opposite to angular acceleration of the incident ray। तो ये होगा, ये केस तब होगा when you have kept the mirror fixed or you have kept the mirror in the same position and you are just rotating what? So you are just rotating the source by an angle of theta। आप किसको रोटेट कर रहे हो? सोर्स को रोटेट कर रहे हो। कितने एंगल से रोटेट कर रहे हो? तो you are rotating it by theta। क्लियर हो गई बात? तो जितने एंगल से आप सोर्स को रोटेट करोगे उतनी एंगल से आपका रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो जाएगा बट इन द ऑपोजिट सेंस। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दूसरा केस Yes, अगर हम sir. इसमें देख लें सर, दूसरा केस, इसमें अगर हम इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग द सोर्स नाउ,
अब अगर हम मिरर को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए सर, ये मान लीजिए कि आपका इंसिडेंट रे है, या आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंड लेट दिस बी द नॉर्मल टू दिस सरफेस, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर है भाई? ये नॉर्मल टू द सरफेस है ना, ये नॉर्मल टू द सरफेस है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आई हैव केप्ट द सोर्स फिक्स्ड, दिस वाज द पोजीशन ऑफ द मिरर इनिशियली, now I am rotating the surface, I have rotated the surface, let us say I have rotated the surface by an angle of theta in this direction, I mean in the clockwise direction, theta angle से मैंने rotate कर दिया किसको, I have rotated by the mirror by an angle of theta। अब इस केस में क्या होगा भाई, by what angle do you expect the reflected ray to get rotated now? Any idea? Theta. So theta. नहीं, इस बार थीटा से नहीं होगा। चलिए मिलके समझते हैं। अच्छा बेटा, जब हमने इसको इसे रोटेट कर दिया तो मुझे एक बात बताओ कि जब मिरर वाज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, तो हमारा जो नॉर्मल था दैट वाज अलोंग वाई एक्सिस, जो आपको दिख रहा है। अब जब हमने इसको रोटेट कर दिया तो अब जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये नॉर्मल टू द सरफेस विल बी समथिंग लाइक दिस, थिंक अबाउट इट, Yes, sir. है ना Yes, sir. भाई? सरफेस को आप रोटेट कर दोगे तो उसपे जो परपेंडिकुलर है वो भी तो उसके साथ साथ रोटेट हो जाएगा, और कितने एंगल से रोटेट होगा, तो आप ये देखो कि जितने से आप सरफेस को रोटेट करोगे उतनी से तो आपका परपेंडिकुलर भी रोटेट होगा। ये नया वाला नॉर्मल है, ठीक है? क्लियर हो Yes, गई बात sir. बेटा? तो Yes, sir. अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया हमारा नए वाले नॉर्मल के साथ, अगर आप देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी है, आई प्लस ऑफ थीटा। नए वाले नॉर्मल के साथ देखना है आपको, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस विथ नया वाला नॉर्मल। नए वाले नॉर्मल के साथ देखोगे तो कितना हो जाएगा, आई प्लस ऑफ थीटा हो जाएगा। क्लियर है? क्लैरिटी है इस बात में? तो Yes, Yes, sir. अब sir. अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को देखें तो रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो हैव टू रोटेट so that the angle of the reflected ray with this नया वाला normal becomes equal to r plus of theta। तो इसको कितना रोटेट करना पड़ेगा, देखो अभी जो इसका एंगल है, जो अभी ये एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर हम इसको रोटेट नहीं करें तो ये जो अभी एंगल फॉर्म हो रहा है दिस इज r माइनस थीटा, बट इट शुड बिकम r प्लस ऑफ थीटा। थिंक अबाउट इट, r Yes, प्लस sir. थीटा रोटेट होना पड़ेगा इसको, मतलब इसको रोटेट होना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट होना पड़ेगा 2 थीटा से। देखो ये वाला भी एंगल है, r minus theta is the new angle that it makes with the नया वाला। इसको अगर रोटेट कराना है तो कितने से रोटेट कराओगे, 2 थीटा से लेगा। देखिए नए वाले नॉर्मल के साथ अब जो एंगल मिलेगा वो आपको नहीं लगता r प्लस थीटा हो जाएगा? देखिए ऑब्जर्व करिए, सी इफ Yes, यू आर sir. कन्विंस्ड विद दिस। समझ आई बात? इसका मतलब इसमें रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा, 2 थीटा से। तो अगर हम यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन देखें तो थीटा r will be equal to twice of theta of the mirror। मिरर जितने से रोटेट हुआ है उसके डबल एंगल से ये रोटेट होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल थ्रू विच द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एंगल थ्रू विच द मिरर इज रोटेटेड। इसी को आप दो बार डिफरेंशिएट करके ऐसे भी कह सकते हो, ओमेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट होना है बेटा। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का डायरेक्शन इज सेम। तो मिरर का ओमेगा आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा, इसलिए यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, एवरी साइन इज पॉजिटिव। और अल्फा आर विल बी इक्वल टू ट्वाइस of alpha n। So this is the case when you keep the mirror fixed and you rotate the incident ray, or you keep the source fixed or incident ray fixed and हो गया, नोट कर लीजिए प्लीज।
नोट कर रहे हैं आप लोग? Yes, sir, कर रहे हैं. Done, sir. डन. सर 1 मिनट रुक जाइएगा. जी जी. डन सर. ठीक है. अब देखिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस करते हैं. एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे जो अभी आपको बताया है मिरर के रोटेशन पे बेस्ड. तो मान लो लेट दिस बी द मिरर दैट यू आर हैविंग, और मान लो कि ये इस पे नॉर्मल ले लेते हैं. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल अनडाउटेडली, एंड दिस इज द इंसिडेंट रे दैट स्ट्राइक्स दिस मिरर एट सम एंगल, है ना. एंड द मिरर इज मेड टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये वाली एक्सिस है जिसके अबाउट इट इज मेड टू रोटेट विद सम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा. और यहाँ पर एक सर्कुलर स्क्रीन है बेटा. देयर इज अ सर्कुलर स्क्रीन. लेट अस से कि दिस इज द सर्कुलर स्क्रीन, और इस सर्कुलर स्क्रीन का जो रेडियस है दैट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दिस मिरर, जिसके जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है उसी सेंटर पर, और वहां से इसका रेडियस इज आर. दिस इज अ स्क्रीन. दिस इज अ सर्कुलर स्क्रीन. दिस इज अ सर्कुलर स्क्रीन. अब देखो, इस पे रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से ऐसे जाएगी, है ना, टकराएगी इस स्क्रीन पे. तो आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द वेलोसिटी, या आप कह सकते हो कि स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द स्क्रीन. यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे की वेलोसिटी मुझे चाहिए. रिफ्लेक्टेड रे ऑन स्क्रीन. स्क्रीन पे रिफ्लेक्टेड रे की मुझे वेलोसिटी चाहिए. with what velocity this reflected ray these reflected ray will strike the screen. ठीक है, if the mirror is rotated by omega. तो आप देखो कैसे सोचेंगे सर. पहली बात तो ये है कि इफ यू रोटेट द मिरर बाय एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने रोटेट किया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मिरर को, तो मिरर को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा से रोटेट करा है. अब मुझे बता सकते हैं कि विथ व्हाट एंगुलर वेलोसिटी योर रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट. सर 2 ओमेगा. बिल्कुल सही बात. द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय 2 ओमेगा. ये सबको समझ में आना चाहिए. इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड. भाई 2 ओमेगा से Yes, sir. रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट, ये हमने अभी पढ़ा है. तो अगर हम 2 ओमेगा से इस रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट करा रहे हैं, दिस एंगल इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज 2 ओमेगा. तो हमें ये 2 ओमेगा नहीं बताना है, हमें बताना है कि इस पे जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो निकालना है. व्हाट विल बी दिस वेलोसिटी. तो आप लोगों ने क्लास 11 में एक चीज पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर. पढ़ा है क्या आप लोगों ने? v इज Yes, इक्वल sir. टू ओमेगा आर. ये फॉर्मूला Yes, sir. पढ़ाते हैं, है ना. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी v इज इक्वल टू ओमेगा फॉर रिफ्लेक्टेड रे. ओमेगा इज नॉट ओमेगा, रादर इट इज 2 ओमेगा. So we will write it as 2 omega multiplied by r. This will be the velocity of the reflected ray that you will observe on this screen. ये एक्सपेरिमेंटल वो है. ये जो मैंने बताया ना, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, कि इस पे हम वो पार्टिकल ड्रॉप करते हैं, वो पार्टिकल को फिर इसको हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन एक्सरे स्क्रीन जो कि सर्कुलर होती है. उस पे देखते हैं कि कितनी कहाँ कहाँ पे हमें पार्टिकल मिल रहा है, किस किस स्पॉट पे मिल रहा है, कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है. तो खैर वो पूरा एक्सपेरिमेंटल मामला है. बट आपको ये बात समझ में आ गई कि वेलोसिटी ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा आर. क्लियर है? आगे बढ़ जाए. यस सर. चलिए, नोट कर लिया. इसी को थोड़ा सा टिपिकल बनाता हूँ इसी क्वेश्चन को. अगर आप इसको नोट कर लें तो इसी को थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं. जल्दी से नोट करिएगा.
डन सर। वेरी गुड। अब देखो इसी में जो सर्कुलर स्क्रीन है, इफ आई मेक इट प्लेनर स्क्रीन तो क्या होएगा, ये देखते हैं। सर ये स्क्रीन हमारी, सॉरी ये मिरर हमारा, एंड दिस इज द स्क्रीन। नाउ आई हैव मेड अ प्लेनर स्क्रीन। ठीक है, ये प्लेनर है, अभी तो सर्कुलर स्क्रीन था, अब स्क्रीन प्लेनर है। थोड़ा सा टिपिकल बनेगा ये सवाल, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इस पर हमारी रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, लेट दिस रे इंसिडेंट एट सम एंगल एंड द मिरर इज मेड टू रोटेट विद सम एंगुलर वेलोसिटी व्हिच आई एम सेइंग इज ओमेगा। और यहाँ से सेंटर ऑफ द स्क्रीन, मतलब सेंटर ऑफ द मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द स्क्रीन। ये हमारी स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पे जाके हमारी रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक करती है, मान लो यहाँ पर स्ट्राइक करती है। So you have to find out what would be the value of the velocity of this reflected ray on the screen. Is it clear? Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये एक बात तो क्लियर है कि सर दिस विल बी ओमेगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी दैट विल बी 2 ओमेगा। बट व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे ऑन द स्क्रीन। हमें ओमेगा नहीं पूछा उसने, हमें ये नहीं पूछा कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बताओ। तब तो चाहे वो सर्कुलर स्क्रीन हो या प्लेन स्क्रीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। रिफ्लेक्टेड रे हमेशा रोटेट करेगा विद एन एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू ट्वाइस द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिरर। तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि आप प्लेनर स्क्रीन लेते हैं या सर्कुलर स्क्रीन लेते हैं। फर्क किसको पड़ता है? फर्क पड़ता है लीनियर वेलोसिटी को। लीनियर वेलोसिटी जो है रे की विच विल स्ट्राइक ऑन द स्क्रीन, उसको उसमें डिफरेंस आएगा, उसमें डिफरेंस आएगा। वो लास्ट वाले केस में आपने डायरेक्टली लिख दिया था v इज इक्वल टू 2 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय आर, बट यहां पर आप नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज नॉट द सर्कुलर स्क्रीन। सर्कल में v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, वो तब लिख सकते हैं जब हमारा सर्कल गिवन हो और सर्कल का रेडियस गिवन हो। बट ये जो स्क्रीन है ये प्लेनर स्क्रीन है, तो यहाँ पर दिस रिलेशन कैन नॉट बी अप्लाइड। तो आप क्या करें सर? तो अब करेंगे क्या, उसको समझते हैं सर। लेट अस से, अच्छा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मान लीजिएगा कि ये क्वेश्चन में आपको गिवन है दिस इज थीटा। ये वाला जो एंगल है ये आपको गिवन है थीटा। ठीक है तो अब देखो इसमें थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वगैरह। देखो बेटा किसी भी इंस्टेंट पे हम ये कह लें अगर कि दिस स्पॉट इज एट अ हाइट ऑफ y फ्रॉम द स्क्रीन मिरर, मिरर वाली लाइन से अगर मान लो मैं ये कह लेता हूं कि किसी भी इंस्टेंट पे ये स्पॉट यहाँ पर है, तो दिस इज एट सम हाइट ऑफ y, मिरर रोटेट कर रहा है, तो दिस स्पॉट विल बी कमिंग डाउन ऑन द स्क्रीन और नॉट। सोचो मिरर अगर रोटेट कर रहा है Yes, sir. तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट कर रही है, और जब रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है उस डायरेक्शन में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो विद द टाइम रिफ्लेक्टेड रे की जो पोजीशन है y, वो y इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? Decrease होगी sir. अनडाउटेडली दैट विल डिक्रीज। भाई सबको समझ में आना चाहिए। Yes, इसमें sir. अगर इस ट्रायंगल में Yes, sir. tan थीटा लिख दे तो tan थीटा विल बी, इस ट्रायंगल को देखो आप लोग, tan थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो y को वी कैन राइट इट एज d टाइम्स ऑफ tan थीटा। y कैन बी रिटन एज इक्वल टू d टाइम्स ऑफ tan थीटा। अब व्हाट आई विल डू इज आई विल डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों साइड पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dy by dt, ये d एज इट इज। tan थीटा का डिफरेंशिएशन करना है हमें टाइम के रिस्पेक्ट में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा सर, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। पता नहीं क्या बोले सर। ये देख लीजिए tan थीटा का डिफरेंशिएशन आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। मैं फिर से बता देता हूँ अलग से, देखिए tan थीटा d अपॉन डी टी करना है हमें, तो थीटा कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें चेन रूल लगाते हैं हम, डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं डी tan थीटा अपॉन डी थीटा इनटू, यहाँ लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। अब ये d tan थीटा बाई डी थीटा विल बिकम इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, बिकॉज tan थीटा का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर थीटा। और d थीटा बाई dt को हम एक नाम दे सकते हैं, और d थीटा बाई dt मुझे कोई बताएगा कि इसको क्या कह सकते हैं? तो d थीटा बाई dt विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे ऑन द स्क्रीन। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yeah. sir. Yes, sir. और dy by dt क्या है बेटा? तो y is the linear position of this reflected ray on the screen. So rate of change of linear position of this reflected ray on the screen will be called as velocity. तो इसको हम लिख सकते हैं d multiplied by d theta by dt is the angular velocity of the reflected ray. So this can be written as 2 omega multiplied by d multiplied by sec square theta. This will be the result
of the velocity of the reflected ray on the screen. तो सर्कुलर स्क्रीन और प्लेनर स्क्रीन में डिफरेंस किस बात का आएगा सर? तो सर्कुलर स्क्रीन और प्लेनर स्क्रीन का अगर आप इस शेप को चेंज करेंगे तो उससे डिफरेंस v पे आएगा। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी तो रिफ्लेक्टेड रे की 2 ओमेगा ही रहेगी, बिकॉज अगर आपने मिरर को रोटेट किया विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा तो दैट रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय 2 ओमेगा। बट यस, उसकी जब लीनियर वेलोसिटी आप फाइंड करेंगे ऑन द स्क्रीन, सर्कुलर और वो प्लेनर स्क्रीन, तो लीनियर वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया, तो प्लीज इसको नोट करिए। तो मैं आगे और कुछ सवाल कराता हूँ। Done, sir. वेरी गुड। ओके, तो आई एम इरेजिंग दिस वन नाउ। चलिए सर, ये तो हो गया सर मिरर के रोटेशन के साथ। अब हम दूसरे वैरायटी ऑफ सवाल जो मैंने पहले समझाया था डिविएशन, उस पे सवाल क्वेश्चंस फॉर्म कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी एक मिरर है, ये दूसरी मिरर है। वी आर हैविंग 2 मिरर्स एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज परपेंडिकुलर, एज यू कैन सी वी आर हैविंग 2 मिरर्स। एक को आप M1 कह लीजिए, एक को आप M2 कह लीजिए। वी आर हैविंग 2 मिरर, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अनदर वन इज वर्टिकल। एक रे है बेटा, एंड दिस रे स्ट्राइक्स दिस मिरर हियर। ये रे ऐसे स्ट्राइक करी है मिरर को, एंड दिस स्ट्राइक्स द मिरर एट सम एंगल, लेट दैट एंगल बी आई। ठीक है, ये स्ट्राइक कर रही है मिरर को एट एन एंगल ऑफ आई। तो अब आपको बताना है, अच्छा पहली बार इट विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस मिरर, लेट मी कॉल दिस मिरर एज M1 एंड दिस मिरर एज M2। तो पहली बार इट विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M1 एंड देन इट विल रिफ्लेक्टेड रे विल फाइनली स्ट्राइक M2 एंड देन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M2। देखो, पहले यहां से रिफ्लेक्शन होगा M1 से, और जो रिफ्लेक्टेड रे फिर वो जाके किससे टकराएगी? M2 से। M2 से फिर से उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो आपका सवाल ये है कि आफ्टर द 2 रिफ्लेक्शंस व्हाट विल बी द डिविएशन in the incident ray, by what angle the incident ray will get deviated after 2 reflections? समझ गए सवाल? Find the deviation in the ray after 2 reflections. 2 रिफ्लेक्शन के बाद डिविएशन कितना होगा? तो आई विल सॉल्व दिस फॉर यू, नेक्स्ट यू विल ट्राई। देखो भाई, सीधी बात है, जितने एंगल पे ये स्ट्राइक हुए उतने एंगल पे जाके ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ ऐसे कुछ टकरा जाएगा। एम आई करेक्ट? थिंक अबाउट इट। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई Yes, है, sir. तो ये जो रिफ्लेक्शन का एंगल होगा दिस विल आल्सो बी इक्वल टू आई। या तो आर लिख लो या आर को आई लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, अच्छा ये अगर रे डिविएट नहीं होती, अगर ये सीधा जाती है, दिस रे वुड नॉट हैव गॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस सरफेस, तो ये सीधा जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ये सीधा जाने के बजाय ये क्या हो गई? डिविएट हो गई। कितने एंगल से डिविएट हो गई? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था एंगल ऑफ डिविएशन। अगर आपको याद हो तो एंगल ऑफ डिविएशन अभी हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, है ना? लेट दिस एंगल ऑफ डिविएशन विल बी इक्वल टू डेल्टा 1। तो बेटा हम यहाँ से डेल्टा 1 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस ऑफ 2i लिख लें। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस डिविएशन? तो डोंट यू थिंक दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर द डिविएशन? से समथिंग। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये डिविएशन हुआ। अब चलो यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ के बाद इस रे का क्या होगा? तो इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉप कर दें, तो यहाँ पर जो कुछ एंगल पे ये इंसिडेंट हुई है इस मिरर पे, तो उतनी एंगल पे इट विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस मिरर एज वेल। तो अब ये एंगल्स कितने होंगे, विल हैव टू फाइंड आउट दैट। तो पहले हम एंगल फाइंड करते हैं थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा के। तो देखो ये 90 है, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज आई, दिस एंगल विल बी 90 माइनस आई। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई? Yes, sir. ठीक है, ये नॉर्मल Yes, देखो, sir. ये नॉर्मल, ये पूरा एंगल इसका मिरर के साथ 90 होगा।
but this angle is your I, तो ये वाला जो एंगल है, ये बचा हुआ वाला एंगल, this will be 90 minus of I, तो this will also be equal to I, because एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये 90 minus I है, ये 90 है, तो ये I होगा, तभी तो तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। अच्छा, ये I है, तो this will be equal to 90 minus of I, why? Because this is n dash and this n dash is perpendicular to the second mirror, so the total angle that the normal makes with the mirror should be equal to 90, बट ये वाला एंगल I है, तो ये दूसरा वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 minus I, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड आल्सो बी इक्वल टू 90 minus of I। अब देखो, अगर ये रे इस रिफ्लेक्ट नहीं होती, अगर ये सीधा अपने पाथ के अलोंग जाती, तो ये ऐसे जाती, बट दिस रे हैज गॉट डिविएटेड बाय सम एंगल, and this will be the second angle of deviation, as you can see. I am calling it as delta 2. So what will be the value of delta 2? So undoubtedly you can see this delta 2 will be equal to pi minus of 2 into 90 minus of I. Did you understand why? So delta 2 will be equal to what? Delta 2 will be equal to pi minus of 2, 90 will be equal to 180 plus of I. समझ रहे हो? 180 and this pi will cancel out, so delta 2 will be equal to I, और किस डायरेक्शन में? It is again in the clockwise direction, as you can see. Right है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Sorry, this will not be only I, this will be 2I. 2 से 90 को मल्टीप्लाई किया, 2 से I भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो this is 2I, ठीक है? तो what is the net deviation? तो net deviation देखो, net deviation कितना होगा? तो net deviation will be the sum of the two. क्यों दोनों का सम लिखोगे आप? बिकॉज दोनों क्लॉकवाइज है, इसलिए दोनों को ऐड करोगे। अगर दो में से कोई एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो किसी एक को आप पॉजिटिव मानते, किसी एक को नेगेटिव मानते। यहाँ पर दोनों क्लॉकवाइज है तो दोनों को पॉजिटिव मानोगे, तो आप इसको लिखोगे पाई माइनस ऑफ 2i प्लस ऑफ 2i, एंड 2i एंड 2i विल कैंसल आउट, तो नेट डिविएशन इज इक्वल टू व्हाट? तो नेट डिविएशन इज सिंपली इक्वल टू पाई। दिस इज योर नेट डिविएशन। And in which direction do you think this net deviation is taking place? So undoubtedly this will also be in clockwise. The clockwise. Very good. दोनों का deviation clockwise है, तो net deviation will also be clockwise. Done, sir. सबने नोट कर लिया है? Yes, sir. Done. वाह, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही करके आप लोग मुझे बताइए तो। These are two mirrors, but now they are not at an angle of 90 degree. Rather, I am taking this angle as 70 degree, and I am saying कि यहाँ से एक ray strikes this mirror, the horizontal one first, and this strikes at an angle of 15 degree, let us say. तो 15 डिग्री थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करूंगा मैं। तो ये 15 डिग्री के एंगल पे दिस स्ट्राइक्स, दिस मिरर इज M1, दिस मिरर इज M2। तो फर्स्ट इट विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M1 एंड देन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M2। दीज आर टू मिरर्स दैट वी आर हैविंग। तो पहले M1 से रिफ्लेक्ट होगा, फिर उसके बाद M2 से रिफ्लेक्ट होगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द अगेन द नेट डिविएशन ऑफ द आफ्टर द सेकंड रिफ्लेक्शन। प्लीज ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ नाउ।
चलिए आप लोग ट्राई कर रहे होंगे, मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो मिलके करते हैं। आप लोगों ने कुछ कुछ ट्राई किया होगा। लेट मी कॉल दिस एज नॉर्मल। तो यहाँ पर ये जो रे आएगी, तो अनडाउटेडली आफ्टर द रिफ्लेक्शन दिस रे विल गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल एट विच इट इज इंसिडेंट ऑन दिस मिरर। तो ये 15 डिग्री पे ही ऐसे हो जाएगी, 15 डिग्री पे। तो this angle will also be equal to 15 degree as you can see, because angle of incidence is always equal to angle of reflection. ठीक है। अच्छा, ये वाला जो होता, अगर ये सीधा जाता तो ऐसे जाता, this will be the deviation. तो अगर ये 15 डिग्री है तो undoubtedly this angle will be equal to 75 degree, because the total Yes. angle should be equal to 90 with the normal, तो ये 75। और ये अगर 75 है तो this angle will be equal to what? तो आपको 10. मालूम है कि तीनों एंगल का सम should be equal to 180। ये 75 और 70 will be equal to 145, right? 145 plus of 35 will be equal to 180. Am I correct? Yes, sir. This angle will be equal to Yes, 35 sir. डिग्री, है ना। तो ये इसका नॉर्मल अगर आप लो तो ये मान लेते हैं दिस इज द नॉर्मल टू दिस सरफेस, है ना। अब एग्जैक्टली अपन वो पेन और पेंसिल लेके मेजरमेंट करके तो बना नहीं रहे, तो आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि दिस इज माय नॉर्मल ऑन दिस सरफेस, लेट दैट बी इन डैश। तो अगर ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो टोटल एंगल ऑफ द नॉर्मल विद द मिरर शुड बी 90। तो ये 35 ऑलरेडी है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 55 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जितने Yes, एंगल sir. पे रे इंसिडेंट हुई है उतनी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, तो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 55 कह सकते हैं हम। So this angle is also equal to 55. अगर ये ray, if it would have, if it would not have reflected from this second mirror, so the ray would have gone like this, but it has got deviated. So इसका जो second deviation, this will be the second deviation, and this is also in the clockwise direction, and this is the first deviation which is also in the clockwise direction, right? ठीक है, तो हमें यही दोनों deviations को तो add करना है। If I talk about the first deviation, so delta 1 will be equal to what? Pi minus of 2i, that means equal to pi minus of 30 will be equal to 150 degree in the clockwise direction, and the second deviation अगर हम लिखते हैं delta 2, तो that will be equal to pi minus of 2i। 2i का मतलब कितना हो गया? 110 हो जाएगा। ये 110 is equal to 70 degree which is clockwise again। तो इसका मतलब डेल्टा नेट की वैल्यू क्या होगी? तो डेल्टा नेट की वैल्यू 150 प्लस ऑफ 70 होगी। 150 प्लस ऑफ 70 विल बी इक्वल टू व्हाट? तो दैट विल बी इक्वल टू 220 degree. In which direction? So undoubtedly it would be in clockwise direction. So this is the direction in which it will get rotated. Is it clear? Yes, Please sir. note it down. एक और सवाल करा के फिर इसके बाद आगे की कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। इसमें एक और क्वेश्चन मैं इसलिए कराऊंगा ताकि उसका एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट्स पे चलेंगे। Done, sir. Very Done, good. sir. Next question, the same way. फिर से mirrors M1 and M2. Let us say the mirror, the angle between the two mirror is equal to 30 degree, and the ray that incidents onto this mirror is incident at an angle of 45 degree. This ray incident at an angle of 45 degree. This is mirror 1. This is mirror 2. Again, the question is same. After two reflections, we have to just find out. After two reflection, we have to just find out the angle of deviation. The question is still same. तो देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से वही मेथड आप लगाएंगे कि जितने एंगल पे यहाँ से इंसिडेंस हुआ है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, उतने एंगल पे इट विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस। तो ये वाला एंगल 45 है, तो ये भी 45 है, एंड बिकॉज दिस इज 45, तो दिस विल आल्सो बी 45 विदाउट एनी डाउट। ठीक है, ये 45 और ये 30, तो इसका मतलब हो गया ये 75। अब 75 है ये, तो टोटल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर ये 180 डिग्री होना है तो ये वाले एंगल को कितना होना पड़ेगा? कौन बताएगा? व्हाट शुड बी दिस वैल्यू ऑफ दिस एंगल? 105. अरे वाह, 105 डिग्री। अब यहाँ पर एक बात समझो, द ओनली कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड वाज दिस, कि यहाँ पर अब नॉर्मल विल नॉट बी ऑन द राइट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। देखो, अब अगर तुम यहाँ पर नॉर्मल लोगे ना, मेरी बात समझो, अगर तुम इसको नॉर्मल कंसीडर करते हो, तो इसको अगर कंसीडर करोगे नॉर्मल, तो ये वाला एंगल नॉर्मल का जो मिरर के साथ बनेगा वो 90 है, जबकि यही एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही है दैट इज ग्रेटर देन 90। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. है ना। अब अगर Yes, नॉर्मल sir. इसको बनाते हो तो इसका मिरर के साथ आप एंगल कहोगे 90 डिग्री,
जबकि आपने क्या बोला है, आपने बोला रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलरेडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 105 डिग्री 105 डिग्री एंड व्हिच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 90 डिग्री। इसका मतलब है नॉर्मल कैन नॉट बी ऑन द राइट साइड ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे, रादर इन दिस केस व्हाट विल हैपन, इन दिस केस द नॉर्मल विल बी ड्रॉन लाइक दिस, ये नॉर्मल होगा आपका, ये वाला नॉर्मल होगा, so that the normal will make an angle of 90 degree with the mirror। तो इसका मतलब इस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी सर, दिस विल बी द डायरेक्शन इन व्हिच द रिफ्लेक्टेड रे विल रिफ्लेक्ट आफ्टर द सेकंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। Yes, sir. समझे? अच्छा आप सोचो ये नॉर्मल का एंगल कितना है 90 और टोटल एंगल ये कितना है 105 डिग्री, समझ रहे हैं आप? Yes, sir. ये वाला देखिएगा, ये वाला 90 डिग्री है ना, ये ब्लू लाइन जो इस मिरर के साथ सेकंड मिरर के साथ एंगल बना रही है वो 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए, तो यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। So 15 degree. So, So ये 15 वाला will be the whole of the angle 7.5 डिग्री। yes sir. एक एंगल 15 आ रहा है क्या? एक नहीं 15 ही आएगा, हाँ वही सर 15 आएगा। 15 आ रहा है। 15 आएगा। ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये वाला एंगल 90 है और ये पूरा एंगल 105 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 है तो ये 15 आएगा, ये Yes sir. 15 डिग्री आएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 15 15 आ गया। अब देखो अगर ये रे हमारी सीधी जाती तो ये ऐसे जाती और ये डिविएट इधर हुई है, तो दिस इज माय डेल्टा 2, और ये रे ऐसे जाती, दिस हैज गॉट डिविएटेड लाइक दिस, तो दिस इज माय डेल्टा 1। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जर्व करो, तो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर नॉट इन द सेम सेंस। आई मीन डेल्टा 1 को अगर आप क्लॉकवाइज देख पा रहे हो तो डेल्टा 2 इज नॉट क्लॉकवाइज, रादर इट इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि अगर हम एक को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को विल हैव टू कंसीडर इट एज नेगेटिव, एक को अगर हम पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को हमको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो चलो डेल्टा 1 की वैल्यू निकालें, तो डेल्टा 1 की वैल्यू 180 माइनस ऑफ 2i दैट इज इक्वल टू 90, दिस विल बी इक्वल टू 90। और डेल्टा 2 की वैल्यू निकालें, एंड दिस इज क्लॉकवाइज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और डेल्टा 2 की वैल्यू निकालें तो डेल्टा 2 विल बी इक्वल टू कितना, तो दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 2 into 15 दैट मींस 30, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, तो दैट विल बी इक्वल टू 150 डिग्री। किस डायरेक्शन में, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब डेल्टा नेट की अगर आप बात करो तो डेल्टा नेट विल बी इक्वल टू 150 माइनस ऑफ 90 कर रहा हूं मैं, है ना। दैट मींस आई एम कंसीडरिंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू बी एज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू बी एज पॉजिटिव। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 60 डिग्री। एंड व्हाट विल बी द नेट डिविएशन, इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक द नेट डिविएशन विल बी, तो इट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द नेट डिविएशन व्हिच विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। Yes sir. Yes, sir. वेरी गुड, नोट कर लीजिए इसको। Done sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशंस, ठीक है। अब इमेज पे हम चर्चा करेंगे, इमेज के फॉर्मेशन पे हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमारे दो पॉइंट्स होंगे जिसमें हमने अभी तक कोई इमेज की डिस्कशन नहीं किया, वी जस्ट डेल्ट विद द रिफ्लेक्टेड रे एंड द डिविएशंस, दैट्स इट। अब हम प्लेन मिरर के उस पॉइंट पे आते हैं जहां पर वी विल बी डिस्कसिंग ओवर द इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू द प्लेन मिरर। अब देखो प्लेन मिरर का इमेज की अगर हम बात करें तो आपने कुछ चीजें पढ़ी भी होंगी। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज इमेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमेज? इमेज क्या होता है? तो सर थोड़ा सा डेफिनेशन आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा ना, द ऑप्टिकल इलस्ट्रेशन दैट फॉर्म्स व्हेन at least two rays after reflection or refraction meets at a point or appears to diverge from that point is known as image। मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा ना, उसकी हमें जरूरत है, हमें सिंपली इतनी बात समझनी है। इमेज का क्या मतलब है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्शन के बाद
मीट कर जाए या वहां से डाइवर्ज होती हुई नजर आए तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इमेज। सही। कम से कम कितनी रे हमें चाहिए होती है, तो कम से कम इमेज फॉर्म करने के लिए हमें 2 रे चाहिए होती है। जहां पर 2 रेज मीट करेंगी वहीं पर बाकी सारी रेज भी मीट करेंगी, लेकिन कम से कम हमें इमेज दिखाने के लिए कितनी रेज चाहिए होंगी? 2 रेज चाहिए होंगी। तो देखो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अगर मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, लेट अस से कि दिस इज अ प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर के लिए हम इमेज फॉर्म करके देखते हैं, है ना। तो मान लो कि मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, उसके बाद मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी ले लूंगा। तो अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इससे कोई भी 2 रे निकल सकती है, किसी भी 2 रे को आप अज्यूम कर सकते हो। मान लो कि वन ऑफ द रे आई एम टेकिंग व्हिच इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो याद रखना कि जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होता है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है। अगर हमने रे को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द मिरर स्ट्राइक कराया है, तो नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का एंगल 0 नहीं होगा। Yes, नहीं, यही sir. बात समझ में। Yes, sir. ठीक है, 0 होगा तो इसका मतलब है कि उसी पाथ पे दिस रे विल गेट रिफ्लेक्टेड। अच्छा, दूसरी रे हम कौन सी, तो दूसरी रे हम ये वाली ले लेते हैं, ऐसे कुछ एंगल पे इंसिडेंट करा लेते हैं। ठीक है, दूसरी रे हम ये कुछ एंगल पे इंसिडेंट करा लेते हैं। तो जितने एंगल पे ये रे इंसिडेंट हुई है, एट द सेम एंगल दिस रे विल आल्सो गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, ये उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लो ये एंगल आई पे इंसिडेंट हुई थी, तो एंगल आई पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अनडाउटेडली ये जो दोनों रेज हैं, आफ्टर दिस रिफ्लेक्शन दे आर नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट, राइट। Undoubtedly, these 2 rays are not meeting at any point after the reflection. If I'm not wrong, आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात कि दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद कहीं पर मीट नहीं कर रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहीं पर मीट नहीं कर रही है, लेकिन अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, पीछे की तरफ, इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो दे विल अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। एक पॉइंट से ये दोनों डाइवर्ज होती हुई लगेगी या नहीं? डाइवर्ज समझते हो ना? तो मतलब Yes, ऐसा sir. लगेगा कि ये दोनों रेज यहीं से आ रही हैं, है ना, और इसी पॉइंट से आके मतलब फैल रही है, यहाँ से निकलने के बाद इट इज गेटिंग डाइवर्ज्ड। तो जिस पॉइंट से ये दोनों रे इज अपियरिंग टू बी डाइवर्ज्ड फ्रॉम द गिवन पॉइंट, उस पॉइंट को हम इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम ये इमेज कहेंगे। और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। दोनों जो डिस्टेंसेस हैं दैट विल ऑलवेज बी इक्वल। और दूसरी बात कि बिकॉज दिस रेज आर अपियरिंग टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट, दे आर अपियरिंग टू बी डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट, गिवन पॉइंट। तो इसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। अगर ये दोनों रियली मीट कर जाती तो हम उसको रियल इमेज कहते हैं। ये वाली इमेज कौन सी कहलाएगी? तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज वर्चुअल इमेज। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म्स बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब मिरर के केस में जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी? तो वर्चुअल इमेज बनेगी बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे अगर कोई इमेज बन रही है तो दैट विल बी वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज फॉर द रियल ऑब्जेक्ट। जब भी ऑब्जेक्ट रियल होगा तो उसके लिए जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करेगी वो हमेशा की हमेशा क्या होगी? वर्चुअल होगी। ठीक है। अच्छा साहब, इसी में अगर मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लेता, मतलब ये मिरर है हमारा, ये मिरर है, ये मिरर मान लीजिए, और in place of this point object if we would have kept a extended object like this, let this object be AB, है ना। तो इस केस में इसकी इमेज कैसे बनती? तो अब क्या करेंगे हम, इसका जो हेड है वहां से हम 2 रे कंसीडर कर लेंगे। मतलब इसके हेड की इमेज बना लो, इसके फुट की इमेज बना लो, और दोनों को आप मिला दो, कंबाइन कर दो, तो होल ऑफ द ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाएगी। क्या मतलब सर? इस पॉइंट से एक रे आप कंसीडर करो ताकि वी गेट द इमेज ऑफ द फुट। तो एक रे हमने कंसीडर किया परपेंडिकुलर, और दूसरी रे हम कंसीडर कर लें कुछ एंगल पर, तो ये उतनी एंगल पे इसको रिफ्लेक्ट भी करा दोगे आप, उतनी एंगल पे इसको रिफ्लेक्ट करा दिया। इन दोनों को अगर आप एक्सटेंड करोगे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करो, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपको कहीं पर मीट करते हुए नजर आएंगे। एम आई करेक्ट? तो दिस विल बी द इमेज ऑफ द फुट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मतलब बी पॉइंट का इमेज होगा। लेट मी कॉल दिस एज बी डैश। अच्छा, इसी तरह से इसके हेड से 2 रेज निकाल लो, एक रे ऐसे, फिर से परपेंडिकुलर। कोई भी 2 रे कंसीडर की जा सकती है, कोई भी 2 रे कंसीडर की जा सकती है। और एक दूसरी रे हम ये ले लेते हैं, कुछ एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, तो जितने एंगल पे ये स्ट्राइक कर रही है उतने एंगल पे इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। अब ये दोनों फिर से कहीं पर मीट नहीं कर रही है, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो और इसको पीछे की तरफ लाओ। तो इसको अगर पीछे की तरफ लाओ तो यहाँ पर कहीं पर मीट करती हुई नजर आएगी। समझ रहे हो? इसको अगर पीछे की तरफ लाओगे, सॉरी, इसको अगर पीछे की तरफ लाओगे तो यहाँ कहीं पर एक्सटेंड मीट करती हुई नजर आएगी।
अब ये हेड की इमेज हो गई, मतलब दिस इज द इमेज ऑफ ए पॉइंट, दिस लेट मी कॉल दिस एज ए डैश, दिस इज द इमेज ऑफ द बी पॉइंट, लेट मी कॉल दिस एज बी डैश, और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो विल गेट द होल ऑफ द इमेज, है ना, ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। इस केस में भी वही है सर, डिस्टेंस ऑल्दो मेरे डायग्राम में शायद नहीं नजर आ रहा, बट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो दिस इज हाउ द इमेज फॉर्म इज फॉर्म्ड, या दिस इज हाउ द इमेज इज ट्रेस्ड फॉर अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए जो इमेज हम फॉर्म कराएंगे वो इस तरह से हम फॉर्म कराते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए और केसेस में समझाता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं और केसेस समझाता हूं इमेज ट्रेसिंग के। देखो मान लो आपके हमने ये मिरर ले लिया, लेट अस से दिस इज द मिरर, ये मिरर है, और इस मिरर से हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, this is your object, and the perpendicular distance of this object, perpendicular distance of this object, ये this is the perpendicular distance of the object, and यहाँ से इस point of the mirror से इस object की जो दूरी है let that be equal to 2 meter, and the mirror is making an angle of 30 degree with the horizontal। अब इसके इमेज की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी, मतलब इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, सवाल समझ पाए? ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, या इमेज की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, मिरर इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो एक बात तो ऑब्वियस है सर, हमने आपसे यही बोला है कि भाई जितने जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज होगी। कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस काम है इसमें, आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब क्या होगा, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी सेम एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो इमेज बनेगी वो भी ऐसे ही बनेगी और उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बनेगी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है। इसका दूसरा मतलब कि दिस एंगल विल रिमेन एज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है बेटे, ये हमारी इमेज होगी और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सही। अगर मुझसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, जो ये इमेज बनी है तो ये कितने डिस्टेंस पे है, या कुछ भी आपसे पूछ ले, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली डिस्टेंस 2 है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और ये वाला परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाली जो हाइट होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी, ये कितनी होगी बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये मिरर है आपका, दिस इज योर मिरर, तो ये वाली जो परपेंडिकुलर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम उसको परपेंडिकुलर को हम लिख सकते हैं कुछ, देखो ये परपेंडिकुलर है ना, और ये ब्लैक वाली लाइन ये बेस है, ये वाली हाइपोटेनियस है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन 30 लिख सकते हैं या नहीं, सोच के देखिए। Yes, sir. कैन बी राइट Exactly. इट एज ट्वाइस ऑफ साइन 30। Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये 2 साइन 30 है तो ये भी कितना होगा, ये भी तो 2 साइन 30 होना चाहिए। नोट करो इसको। हो गया बेटे, बच्चों Yes, sir. Done. Yes, sir. ठीक है, Done. नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये बात तो आपको समझ में आ गई, एक नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं।
ठीक है, इमेज ट्रेसिंग हम बेसिकली ऐसे करते हैं, कोई भी दो रे आप कंसीडर कर सकते हैं और उन दो रेज का आपको रिफ्लेक्शन के बाद ये देख लेना है कि आइदर दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट और दे आर अपीयरिंग टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। तो जहां पर मीट कर रही होगी या जिस पॉइंट से दो रेज डाइवर्ज होती हुई नजर आ रही होगी वो सिंपली हमारा क्या होगा, तो दैट विल बी सिंपली आर इमेज, दैट पॉइंट विल बी सिंपली आर इमेज। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, आप लोगों को वैसे एक चीज और पता ही होगी कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसका लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, सुना है कभी? right of the Yes, image, sir. right of the object appears to be the left of the image and left of the object appears to be the right of the image, है ना? तो उसी को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको और समझाता हूँ जिसको हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू का क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये बेटा कि जो इमेज फॉर्म होती है वो अगर आप मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज तो फॉर्म होगी होगी, ये बात सत्य है। अगर आपने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज फॉर्म होगी, ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से एक या दो रे इमिट नहीं हो रही होती है, एन नंबर ऑफ रेज निकल रही होती है एट अ गिवन टाइम। तो जाहिर है कि रेज कोई ना कोई जाकर तो टकराएगी ही, और जब जाकर टकराएगी ही तो इमेज का फॉर्मेशन तो होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन वो इमेज आपको हर पोजीशन से नजर आएगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। the image you will not be able to observe from each and every position of your eye. जिस रीजन में आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आती है उसको हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। The region in which the image of an object can be observed by the observer is known as field of view. फिर से रिपीट कर रहा हूं, the region in which image of an object can be observed by an observer is called as field of view. क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब समझिए, मान लीजिए कि सर मैं आपसे कहता हूं फिर से वही प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर हमने ले लिया और इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट वी हैव प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस प्लेन मिरर। ठीक है, तो यहाँ से रे गई और यहाँ से रे गई और यहाँ टकराई, टकरा गई। इस पे अगर नॉर्मल ले लोगे तो जितने एंगल पे ये जाके टकराई उतने एंगल पे इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। सिमिलरली यहाँ से रे गई और यहाँ से रे जाके ऐसे टकराई, टकराने के बाद जितना एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने एंगल पे दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो रिफ्लेक्टेड रे जिस रीजन में लाई कर रहा है, इमेज तो फॉर्म होगी, जाहिर सी बात है, इमेज फॉर्म होगी या नहीं होगी बेटा? इमेज तो फॉर्म हो ही रही है ना, इमेज ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर एक्सटेंड कर दो Yes, तो sir. यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो दिस इज द इमेज। अब अगर आप इमेजिन करें कि आपकी आंखें यहाँ हैं, अगर इस रीजन में है, जिस रीजन में रिफ्लेक्टेड रे है, इस रीजन में अगर है आपकी आंखें, जितने रीजन में आपकी रिफ्लेक्टेड रे आपको मिल रही है उतने रीजन में अगर आपकी आंखें हैं तब तो आप इस इमेज को ऑब्जर्व कर पाओगे। बट अगर आपकी आंखें यहाँ हैं जहां रिफ्लेक्टेड रे पहुंच ही नहीं रही है तो आप इस इमेज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ऑल्दो द इमेज इज फॉर्मिंग, बट आप इस इमेज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो जितने रीजन से आप इमेज को ऑब्जर्व कर पाओगे दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू, FOV। अच्छा, ये आपने ये टर्म ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने सुना है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे ना तो आप लोगों को एक चीज पढ़ाया जाता है इन क्लास 10 कि वो जो कार होता है ना, कार, उसका रियर व्यू मिरर सुना होगा आप लोगों ने। कार्स में जो मिरर नहीं Yes, लगे sir. हुए होते हैं जिसमें हम पीछे की Yes, गाड़ियों को देख रहे होते हैं, वो कौन सा मिरर होता है बेटा, आप लोग बता सकते हैं? Rear नहीं, मतलब वो कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, सुना होगा ना आप लोगों ने? वो मैं बता देता हूँ, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे कर्व्ड मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जो भी कह लें आप, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर होता है। वो कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्यों होता है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का रीजन बताया जाता है आपको कि उसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है। नहीं याद आ रहा आप लोगों को? Yes, sir, आ गया। Yes, आ sir. गया, ये 10th के बच्चों को बताया जाता है बाकायदा, है ना? उसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है। फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होने का मतलब कि ज्यादा रीजन में आपको इमेज दिखाई देगी, मतलब पीछे के ज्यादा एरिया की इमेज आपको दिखाई दे जाएगी, इसका मतलब है फील्ड ऑफ व्यू, जो अभी मैंने बना के दिखाया। अच्छा, इसी तरह से जैसे मैं एक और केस समझाऊं आपको कि अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए ये फिर से अपना प्लेन मिरर, दिस इज माय प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, वहां पर ऑब्जेक्ट रखा है जहां सामने मिरर है ही नहीं। प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट नहीं रखा है और ऑब्जेक्ट जहां रखा है उसके सामने प्लेन मिरर नहीं। प्लेन मिरर देखो यहीं तक है, यहां तक प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। अब मुझे आप लोग ये बताएंगे कि क्या इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल फॉर्म बाय द प्लेन मिरर और नॉट? Yes, sir. Form होगी. भाई सबको सबको पता होना चाहिए, विल द इमेज फॉर्म? यस, ऑफ कोर्स इमेज विल फॉर्म।
Yes. बट क्या वो इमेज हर पोजीशन से नजर आ जाएगी? नहीं, इस केस में फील्ड ऑफ व्यू बहुत छोटा होगा, तो बहुत लिमिटेड रीजन से ही आपको नजर आएगी, हर रीजन से नजर नहीं आएगी। तो आपको ऐसा लगता है क्योंकि हर रीजन से नजर नहीं आती है, बहुत स्मॉल रीजन में ही इसकी इमेज नजर आती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि इमेज फॉर्म नहीं हुई है, जबकि इमेज फॉर्म होगी। देखो सर, अगर आप, मैंने अभी आपसे बोला है कि अगर आपने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है, तो कोई ना कोई रे तो जाके मिरर से टकराएगी ना भाई। तो मिरर से अगर रेज जाके टकरा रही है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती हैं, इन नंबर ऑफ रेज, इन विल बी वेरी लार्ज, ठीक है, टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो मतलब इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रही हैं। तो इफ यू आर गेटिंग इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज, तो आउट ऑफ दोज इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज, एटलीस्ट कोई तो दो रे ऐसी होगी जो इस मिरर से टकराएगी, अनडाउटेडली टकराएगी, ठीक है, तो इमेज तो फॉर्म होगी। बट इस केस में आपका फील्ड ऑफ व्यू बहुत छोटा होगा। देखो, यहाँ से रे टकराई, इस पे नॉर्मल ले लो, इस पॉइंट पे जहां पर टकराई है, वहां से अगर एक नॉर्मल ले लो, तो ये रे आपकी ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस रे। अच्छा, दूसरी रे हम एकदम इस एंड पे टकरा देते हैं, लेट अस से कि हम इस एंड पे टकरा देते हैं, इस एंड पे, ठीक है। ये दो रे अगर हमने दो एंड पे टकरा दिए, तो बाकी सारी रे तो इसी के बीच में लाई करेंगी ना। और इसका ये रिफ्लेक्टेड रे है, बेटा सबको समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड। ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये आपका फील्ड ऑफ व्यू है, दिख रहा है आपको? ये आपका फील्ड ऑफ व्यू है, FOV, दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू। मतलब इतने रीजन में आपकी आंखें होंगी, तभी आपको इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी ऑब्जर्व, वो हर लोकेशन से आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। अच्छा, इमेज की दूरी अभी भी कितनी होगी? तो देखो, अगर मैं इन दोनों रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, अच्छा इधर मिरर नहीं है, हमने थोड़ा सा डॉटेड लाइन बना दिया है ताकि आपको फील आए कि अगर मिरर होता, तो इसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, तो ये रे पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी, और ये रे पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, तो ये दोनों रे को अगर पीछे एक्सटेंड करोगे, तो इमेज विल फॉर्म एग्जैक्टली एट द सेम डिस्टेंस ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी भी ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे उतनी दूरी पे उसकी इमेज बनेगी, बट वो इमेज हर पोजीशन से नजर नहीं आएगी, वो सिर्फ इतने ही रीजन से नजर आएगी, विच इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। The region in which the image Yes, of the sir. object can be observed is known as field of view. Please इसको नोट कर लें। सो आपने क्या बोला था फील्ड ऑफ व्यू की डेफिनेशन वो बता दीजिए। The region in which image of an object can be observed. The region in which image of an object can be observed is known as field. Done? Yes, sir. चलिए एक छोटा सा आपको सवाल समझाऊं इस पे बेस्ड, फिर आगे और कहानियां सुनाऊं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू। मतलब इमेज हमेशा फॉर्म होती है, बट हमेशा वो हर रीजन से दिखाई दे जाए, है ना, फ्रॉम एवरी पोजीशन ऑफ योर आई यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व द इमेज, इट इज नॉट पॉसिबल। तो देखो, एक सवाल ये था कि भाई एक स्क्रीन है, ये एक बार जेई में सवाल पूछा हुआ है, बट इट इज नॉट क्वाइट टिपिकल वन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बस सिंपल सा जो अभी फील्ड ऑफ व्यू समझाया उसी पे बेस्ड, ज्यादा इस पे हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे भी नहीं आप में। बट ये एक सिंपल सा सवाल है बेस्ड ऑन सिंपल लॉजिक ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। और सवाल क्या था वो सुने। आपसे बोला कि यहाँ पर मिरर है एंड द मिरर हैज अ लेंथ ऑफ एल, द मिरर हैज गॉट लेंथ ऑफ एल।
L लेंथ की मिरर है और इसके सामने we have kept an object. The distance of this object is d and distance of the object from this vertical line जिस पे हमारा ऑब्जर्वर चलेगा, इस पॉइंट, इस लाइन पे ऑब्जर्वर मूव करेगा. दिस इज योर ऑब्जर्वर विच विल मूव अलोंग दिस लाइन, जो मैंने आपको दिखाया है, ये ऑब्जर्वर वाली लाइन है, या इसको पाथ कह सकते हो, पाथ अलोंग विच द ऑब्जर्वर विल मूव. So this object is at a distance of d from the path, and the object is at a distance of d from the screen as well. इसका मतलब पाथ से ये कितनी दूरी पे है, तो पाथ से ये 2d की डिस्टेंस पे है. तो इसमें बस कुछ नहीं पूछा था, इसमें बस ये पूछा था व्हाट विल बी द पाथ लेंथ इन विच ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. पाथ लेंथ मतलब कितने पाथ की लेंथ में, पाथ लेंथ इन विच observer will observe image of object. कितने लेंथ में है ना, कितने लेंथ ऑफ द पाथ में ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर पाएगा इमेज को. इसका मतलब इन अनदर वे आपसे क्या पूछा था, आपसे फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ पूछा था, मतलब वो रीजन की लंबाई बताओ जिस रीजन में इमेज कैन बी ऑब्जर्व. तो सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फील्ड ऑफ व्यू पूछ रहा है आपसे. अगर आपको फील्ड ऑफ व्यू आता है तो यू कैन डू दिस. फील्ड ऑफ व्यू निकालने का तरीका क्या है, बिल्कुल एंड पे टकरा दो रे को, क्योंकि अगर हम एंड की बात कर रहे हैं तो एंड की अगर हमें रेज पता है कि कहां पर पहुंचेंगी, तो बाकी तो रेज इसके बीच में ही रहेगी ना, बाकी जो रेज है वो इसके बीच में ही रहेगी. तो ये मान लीजिए ये वाली रे यहाँ पर टकरा के इधर आ गई और ये वाली रे यहाँ पर टकरा के इधर चली गई. तो दिस इज दिस लेंथ इन विच यू कैन ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यही लेंथ हमें निकालना है. इज इट क्लियर? इसको अगर आप रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट द इमेज फॉर्म समवेयर हियर, एंड व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस विल स्टिल बी इक्वल टू d. तो हमें ये x की वैल्यू चाहिए, हमें ये x चाहिए, और हमें क्या गिवन है, तो हमें बाकी कुछ डेटा गिवन है. तो हम कैसे निकालें सर x की लेंथ, कैन यू टेल मी? देखो सर आप हमको लोगों को ट्रायंगल मिला. हाँ ट्रायंगल मिला. मैं उस ट्रायंगल का नाम कुछ लिख लूं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी. ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ P, इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ Q, ठीक है, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ मिरर को MM डैश. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, सर ये वाला जो ट्रायंगल है PIQ, देखो ट्रायंगल PIQ दिख रहा है, एंड Yes, sir. ट्रायंगल MIM डैश आर सिमिलर ट्रायंगल्स. सिमिलर ट्रायंगल्स याद है, भूल गए? Yes, sir. सिमिलर तो याद है. ट्रायंगल्स है ना, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. किस प्रॉपर्टी से ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? इसलिए क्योंकि देखो कहां चला गया, इसलिए कि ये वाला तो एंगल दोनों ही ट्रायंगल के लिए सेम है, नहीं है बेटे? Yes, sir है. ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए. अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, याद करिए. सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स में हम कहते हैं किसी भी दो साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के रेशियो के बराबर होता है. ठीक है, Yes, तो sir. मैं इस वाले ट्रायंगल के लिए लिख रहा हूं, देखो L/D, मतलब MIM डैश वाले ट्रायंगल में L/D लिखा, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है PIQ वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो x डिवाइडेड बाई 3D लिख सकते हैं. देखिए तो आप लोग, Yes, sir. अनडाउटेडली d विल बी कैंसल आउट बाय d, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू 3l. दिस इज द field of view, or this is the length in which you will observe the image of the object. Yes, sir. नोट कर लें सर.